चैप्टर्स 1753, 1754, 1755, 1756 चैप्टर स्टार्ट चैप्टर 1753 रिट्रीविंग रेड लोटस ट्रू इनहेरिटेंस अगेन नॉर्दर्न प्लेन्स। एक आम से घास के मैदान में आसपास कोई नहीं था। अचानक आसमान में एक अजीब सी रोशनी चमकी और 4 गु इमोर्टल्स सामने आ गए। यह द फैंग युआन, यिंग वूजी, फेरी मियाओ यिन और लेडी व्हाइट रैबिट। रीबर्थ के बाद फेरी मियाओ यिन और लेडी व्हाइट रैबिट सिक्स्थ हेयर के साथ जो लंगिया सेक्ट में एक जासूस था, अभी तक कुर्बान नहीं हुए वो सब जिंदा थे। ठीक है, तुम लोग जाकर कल्टिवेट करो। फैंग युआन ने अपने सॉवरेन इमोर्टल एपर्चर का दरवाजा खोला और तीनों गु इमोर्टल्स अंदर चले गए। शैडो सेक्ट के ये सभी बचे हुए गु इमोर्टल्स फैंग युआन के सॉवरेन इमोर्टल एपर्चर के अंदर कल्टीवेशन कर रहे थे। फैंग युआन को उनकी जरूरत थी एंशिएंट बैटल फॉर्मेशन ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल को असेंबल करने के लिए। यही वो मेथड था जिससे फैंग युआन तेजी से लंबी दूरियां तय कर सकता था। ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल इस वक्त फैंग युआन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था। इसने मूवमेंट में उसकी कमजोरी को पूरा कर दिया था। फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल खोन के बाद इस मूव ने उसकी जगह ले ली थी और फैंग युआन को कई खतरनाक सिचुएशन से बाहर निकलने में मदद की थी। लेकिन फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल फिर भी इस्तेमाल करने में ज्यादा कन्वीनियंट है। फैंग युआन ने मन ठंडी सांस भरी। डिवाइन नीडल वैली से निकलने के बाद वो आधे से ज्यादा नॉर्दर्न प्लेन्स से गुजरा, तब जाकर यहां पहुंचा था। ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल के ऑरा को छिपाया नहीं जा सकता था, ये सबका ध्यान खींचता था। इसलिए फैंग युआन ने जानबूझकर इधर उधर से चक्कर काटे। उस चुपके से कई सुपर फोर्सेस के इलाके से बचकर निकलना पड़ा। अगर उसके पास फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल होता तो इतनी झंझट नहीं होती। फैंग युआन ने अपने दिमाग में सोचा, ऑफ कोर्स फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल को रैंक 7 का होना चाहिए ताकि मेन यूज आसानी से यूज कर सकूं। ए फ्लैट तक तो फंग जियुगे के पास रैंक 7 फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल आ गया होगा। पिछली लाइफ में फैंग युआन ने लंगिया की लड़ाई में ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड का इस्तेमाल करके फंग जियुगे से रैंक 7 इमोर्टल गु फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल चुरा लिया था। यह गु वर्म फैंग युआन के लिए बहुत काम का था। रैंक 8 बनने के बाद भी रैंक 7 फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल एक स्पेस पाथ इमोर्टल किलर मूव का को बांध सकता था और इस किलर मूव की पावर इतनी काफी थी कि फैंग युआन आराम से पूरी दुनिया में घूम सकता था। फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल सच में बहुत कन्वीनियंट था। ये एक टॉप टियर स्पेस पाथ इमोर्टल गु था। इसे उस करने वाला बेसिकली जहां चाहे वहां जा सकता था। ओमनी डायरेक्शनल ट्रैवल भी काम का था, लेकिन फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल से बेहतर नहीं था, चाहे वो 5 रीजनल वॉल्स हो, हेवनली विंड शी वॉल या फिर यूज इस्तेमाल करने के लिए जरूरी लोगों की गिनती हो। पिछली लाइफ में मेन लकी था और ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड से फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल चुरा लिया। लेकिन ये मेथड भरोसेमंद नहीं है, इसके लिए किस्मत चाहिए। मेन इस बार कैसे पक्का करूं कि मुझे फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल मिल ही जाएगा। फैंग युआन ने स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल करके रीबर्थ लिया था। वो अपने साथ कीमती इन्फॉर्मेशन, अटेनमेंट लेवल्स और किलर मूव्स तो ले आया, लेकिन उसकी लक भी बुरी तरह से गिर गई थी। पिछले कुछ दिनों से वो अपनी लक को बनाए रखने के लिए लक पाथ मेथड्स का इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन लकपत के मामले में सच तो ये था कि भले ही उसने इंपीरियल कॉर्ड ब्लेस्ड लैंड को एक्सप्लोर किया और 88 ट्रू यांग बिल्डिंग को तबाह कर दिया, उसके लक पाथ गेन्स उतने नहीं थे जितना दुनिया सोचती थी। जैसे जैसे फैंग युआन का कल्टिवेशन लेवल बढ़ रहा था, यह लक पाथ मेथड्स ऐप पीछे छूट रहे थे। लेकिन शुक्र है, पिछली लड़ाइयों में चाहे वो मेंग तू हो या स्लीपिंग लेडी, उनकी बैटल स्ट्रेंथ मुझसे कम थी, तो लक कम होने के बावजूद कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। फैंग युआन पहले हुई 2 लड़ाइयों से काफी खुश था। पूरा का पूरा सीन उसके कंट्रोल में था। हर चीज को कंट्रोल करने का ये एहसास सच में कमाल का था। पिछली लाइफ में उसके पास लुओपो सील जैसा पावरफुल अटैकिंग मेथड नहीं था। यूज जीतने के लिए सरप्राइज अटैक के तौर पर ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड पर डिपेंड करना पड़ता था, या फिर मिरियड ड्रैगन और यामा चिल्ड्रन का इस्तेमाल करके एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती थी, जो काफी झंझट वाला काम था। इसी का नतीजा था कि मेंग तू ने सेल्फ डेटोनेट कर लिया और फैंग युआन को लंग या ब्लेस्ड लैंड की लड़ाई के दौरान भागने पर मजबूर होना पड़ा। पिछली लाइफ में फैंग युआन ने कई रिस्क लिए थे और लुओपो सील को डिड्यूस करने में बेइंतहा मेहनत और वक्त लगाया था। यूज 5 रीजनल माउंटेन रेंज की लड़ाई के दौरान हाई सफलता मिली थी, जिसका इस्तेमाल करके उसने रैंक 8 गु इमोर्टल जून शेनगुआन को जिंदा पकड़ लिया था, जिससे वू योंग तक हैरान हो गया था। इस बार वो शुरुआत से ही लुओपो सील का इस्तेमाल कर सकता था और इसका असर साफ और जाहिर था। मेंग तू और स्लीपिंग लेडी को मारने के बाद फैंग युआन के पास मिरियड सेल्फ इमोर्टल गु के लिए 3 मेन इमोर्टल मटेरियल्स आ गए थे। अब उस सिर्फ फ्लोटिंग लाइफ फायर की जरूरत थी।
अपनी पिछली लाइफ के एक्सपीरियंस के हिसाब से फैंग युआन को फ्लोटिंग लाइफ फायर खुद ढूंढने की जरूरत नहीं थी। कुछ टाइम बाद सेंट्रल कॉन्टिनेंट का गु इमॉर्टल जैंगजी यूज ट्रेजर येलो हेवन में बेचने वाला था। टैब फैंग युआन आराम से उससे थोड़ा खरीद सकता था। फैंग युआन इस आम से दिखने वाले मैदान में किसी और मकसद से आया था। वो नीचे उतरा और कुछ देर हिचकिचाने के बाद उसने एक इमॉर्टल किलर मूव एक्टिवेट किया। बर्निंग सोल बर्स्टिंग लक। मेरा सोल फाउंडेशन अभी ज्यादा नहीं है, मुझे बर्निंग सोल बर्स्टिंग लक को इस्तेमाल करते वक्त सावधान रहना होगा। लेकिन इस बार मेन रिवर ऑफ टाइम में एंटर कर रहा हूं, सेफ साइड रहने के लिए मुझे इसका इस्तेमाल करना ही होगा। फैंग युआन ने दिल ही दिल में सोचा। पिछली लाइफ में कई गु इमॉर्टल्स ने यूस्पा डिडक्शंस किए थे और वो तब तक करते रहे जब तक फैंग युआन ने दोबारा रिबर्थ नहीं ले लिया। हालांकि एम्परर यामा की वजह से कोई भी डिडक्शन सफल नहीं हुआ, लेकिन डिडक्शंस को ब्लॉक करने के लिए फैंग युआन का सोल फाउंडेशन खर्च होता रहा। अभी फैंग युआन के पास गत्सगु का एक बैच था, लेकिन उसकी सोल कल्टिवेशन रुक गई थी। डांगहू माउंटेन अभी अभी फेरी जी वेई के हाथों में सेल्फ डेटोनेट हुआ था। फैंग युआन को यूएस छोटे से टुकड़े से डांगहू माउंटेन को उसकी पीक कंडीशन में रिस्टोर करने के लिए बहुत वक्त चाहिए था। बर्निंग सोल बर्स्टिंग लक का इस्तेमाल करने के बाद फैंग युआन की लक बढ़ तो गई, लेकिन यह अब भी उसके पिछली लाइफ के उसी दौर से कंपेयर नहीं की जा सकती थी। स्प्रिंग ऑटम सकाडा का डाउनसाइड बहुत बड़ा था। उसका कल्टिवेशन लेवल जितना ज्यादा होता, उसकी लक उतनी ही कम हो जाती। यह सच में एक आश्चर्य था कि रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने अपने टाइम में इससे कैसे डील किया था। फैंग युआन ने गु वॉर्म्स को एक्टिवेट करना जारी रखा और मैदान में एक चक्कर लगाया। उसने हल्के से जमीन पर पैर पटका और यहां के नेचुरल फॉर्मेशन को एक्टिवेट कर दिया। इसके बाद वो इमॉर्टल फॉर्मेशन के अंदर चला गया और वहां से गायब हो गया। सदर्न बॉर्डर की तरह ही यहां भी रिवर ऑफ टाइम की एक नेचुरल ट्रिब्यूटरी थी। शैडो सेक्ट ने इसे ढूंढने के बाद फॉर्मेशन पाथ मेथड्स और यहां के नेचुरल डाउ मार्क्स का इस्तेमाल करके एक इमॉर्टल लेवल फॉर्मेशन बनाया था। इस जगह को छिपा कर रखा था ताकि कोई इसे ढूंढ ना सके। फैंग युआन ने रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी को देखा, जहां से टाइम पाथ मॉर्टल गु नदी से बाहर उड़कर नदी के ऊपर तैर रहे थे। फैंग युआन ने अपने मन को शांत किया और ध्यान से एक टाइम पाथ इमॉर्टल किलर मूव इस्तेमाल किया। यह मूव उसने कुछ दिन पहले ही बनाया था, अभी तक इसका नाम नहीं रखा था। इसका में मकसद अपने अस्तित्व को छिपाना और डिडक्शन से बचना था। इस मूव को यूज करने के बाद फैंग युआन ने एक गहरी सांस ली और रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी में कूद गया। रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी में बहते हुए वो जल्द में नदी में पहुंच गया। बहुत दूर एक इमॉर्टल गु हाउस रिवर ऑफ टाइम के ऊपर तैर रहा था। नदी का पानी उसके नीचे से बह रहा था और लहरें लगातार टकरा रही थीं। यह इमॉर्टल गु हाउस एक पवेलियन की तरह डिजाइन किया गया था जो चारों तरफ से खुला था। दिखने में बहुत हाई सिंपल सा था। उसकी छत पीली घास से बनी थी और उसके पिलर्स स्लेटी सफेद पत्थरों के थे जिन पर पॉलिश नहीं किया गया था। पवेलियन में मल्टीपल पैनल्स वाला एक फोल्डिंग स्क्रीन था। वहां की सबसे एलिगेंट डेकोरेशन वही थी। इस पवेलियन में 4 गु इमॉर्टल्स, 3 मर्द और 1 औरत। यह सेंट्रल कॉन्टिनेंट के स्पिरिट बटरफ्लाई वैली के 4 सुंजी थे। वो टाइम पाथ कल्टिवेट करते थे और उनका रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल था। वो जुड़वा थे और उनके बीच काफी गहरा रिश्ता था। फैंग युआन ने स्पेक्ट्रल सोल द्वारा खोजे गए रेड लोटस ट्रू इनहेरिटेंस का इस्तेमाल करके हेवनली कोर्ट के लॉर्ड हुवांगशी से छुटकारा पा लिया था, जिस वजह से हेवनली कोर्ट में टाइम पाथ एक्सपर्ट्स की कमी हो गई थी। बेशक 4 सुंजी हेवनली कोर्ट के मेंबर्स नहीं थे, लेकिन उनके पास जबरदस्त ताकत थी और वो वफादार थे, इसलिए फेरी जी वे ने उन्हें पर्सनली प्रमोट किया था। अभी वो प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन के अंदर रिवर ऑफ टाइम की निगहबानी कर रहे थे। जैसे हाईफैंग युआन रिवर ऑफ टाइम में एंटर करता, उन्हें तुरंत पता चल जाता। ओ, इस वक्त शैंग जंजी ने हल्के से हैरान होते हुए कहा। क्या हुआ? चारों में से सबसे छोटी और आइक्लाउटी बहन जन गोजी ने पूछा। सबसे बड़े भाई शैंग जंजी ने प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन में लगे फोल्डिंग स्क्रीन की तरफ इशारा किया और हिचकिचाते हुए बोला, मुझे लगा मैंने अभी एक पैनल पर एक लहर सी देखी। सच में? जॉन्ग सुंजी और शिया जंजी ने एक दूसरे को देखा। तो चलो चेक करते हैं। जंग गोजी का नेचर चुलबुला और खुशमिजाज था, लेकिन क्योंकि यह एक इंपॉर्टेंट मिशन था, उसने कोई लापरवाही नहीं की। 4 सुंजी ने प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन को एक्टिवेट किया। उन्होंने दर्जनों बार चेक किया, लेकिन उन्हें कुछ भी गड़बड़ नहीं मिली। सब कुछ नॉर्मल था। लगता है मुझे गलतफहमी हुई, हाँ। शैंग जंजी थोड़ा शर्मिंदा हुआ। भाई, इतना टेंशन मत लो। वो फैंग युआन बस रैंक 7 के पीक पर है।
हम चार सुंजी यूज बिना प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन के भी हरा सकते हैं, जोंग जंजी ने सांत्वना दी। भले हाई लॉर्ड हुवांगशी मर गया था, हेवनली कोर्ट ने पूरी जांच की थी। उन्हें उसके रेड लोटस के ट्रू इनहेरिटेंस के इस्तेमाल के बारे में और फैंग युआन की करंट टाइम पाथ बैटल स्ट्रेंथ के बारे में सब पता था। जन गोजी हंस पड़ी। चिंता मत करो, भले ही तुम सब मर जाओ, जब तक मैं जिंदा हूं तुम सब रिवाइव हो जाओगे। अब तुम अपने भाइयों को ही बददुआ दे रही हो? अरे तुम सच में बहुत शैतान हो। भाइयों, माफ कर दो। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन हंसी से गूंज उठा। ये चारों जो मस्ती मजाक कर रहे थे, उन्हें कभी अंदाजा भी नहीं हो सकता था कि फैंग युआन पहले से हाई रिवर ऑफ टाइम के अंदर था। अपनी पिछली लाइफ में प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन ने यूज ढूंढ लिया था, जबकि उसके पास एक इनकम्प्लीट इमॉर्टल गू हाउस था। लेकिन अब बात अलग थी। पहली बात, फैंग युआन का सामना सिर्फ प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन से हो रहा था, क्योंकि अभी बहुत जल्दी थी। हेवनली कोर्ट ने बाकी के 3 टाइम पाथ इमॉर्टल गू हाउसेस को अभी तक असेंबल नहीं किया था। दूसरी बात, फैंग युआन को प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन की गहरी समझ थी। उसने उस पिछली लाइफ में 2 बार तबाह किया था, वो 4 सुंजी उसके हाथों मारे थे। फैंग युआन ने उनमें से 3 की सोल्स को पकड़कर सोल सर्च किया था, जिससे यूज प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन के कई राज पता चल गए थे। आखिर में फैंग युआन ने रीबर्थ के बाद कुछ टाइम पाथ इमॉर्टल गू एक्सचेंज किए थे। उनमें से एक था रैंक 7 टाइम पाथ इमॉर्टल गू टाइम कंसीलमेंट। ये एक गू इमॉर्टल को अपने निशान छुपाने में मदद करता था। उसके कोर से बने एक इमॉर्टल किलर मूव का इस्तेमाल करके वो प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन की डिटेक्शन से बच सकता था, और उसका टाइम पाथ किलर मूव रिवर ऑफ टाइम के अंदर और भी एम्पलीफाई हो जाता था। इन सब वजहों से रैंक 7 प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन फैंग युआन की मूवमेंट का पता नहीं लगा सका। फैंग युआन रिवर ऑफ टाइम में तैर रहा था, तेजी से आगे बढ़ते हुए। उस कुछ रुकावटों और मुश्किलों का सामना करना पड़ा, ऑफ कोर्स। जैसे अचानक आने वाले स्प्रिंग्स जो रैंक 8 गू इमॉर्टल्स को भी मार सकते थे, या वक्त की लहरें जो लाइफ स्पैन कम कर सकती थीं, कोई भी गू इमॉर्टल उनसे डरता। वहां यह बीस्ट्स भी थे। रिवर ऑफ टाइम में डेसोलेट और एंशिएंट डेसोलेट लेवल के यह बीस्ट्स की सबसे ज्यादा संख्या थी। तैरते हुए फैंग युआन कम से कम 3 इमेमोरियल ईयर बीस्ट से मिला। शुक्र है उसने पहले हाई बर्निंग सोल बर्स्टिंग लक का इस्तेमाल कर लिया था। उसकी लक काफी अच्छी थी और ज्यादातर खतरनाक सिचुएशंस बिना ज्यादा प्रॉब्लम के हाल हो गईं। इन ईयर बीस्ट्स के खिलाफ फैंग युआन ने उनसे बचने का फैसला किया। उसने कोशिश की कि कोई हंगामा ना हो। एक रीजन था प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन, अगर वो लड़ता तो एक्सपोज होने का चांस बहुत ज्यादा था। दूसरा ये कि फैंग युआन के पास अभी यह एसेंस पूल नहीं था। उसके बिना वो अपनी फोर्सेस जमा नहीं कर सकता था। इस वक्त ये बीस्ट्स को पकड़ना उसके लिए एक बोझ था। आखिरकार स्प्रिंग ऑटम सकाडा वाइब्रेट करने लगा, और कुछ देर बाद फैंग युआन ने स्टोन लोटस आइलैंड ढूंढ ही लिया। चैप्टर 1754 फैंग युआन्स फ्यूचर सेल्फ। फैंग युआन एक बार फिर स्टोन लोटस आइलैंड पर चढ़ गया। ज्यादा साफ कहूं तो इस लाइफ में यह पहली बार था। पिछली लाइफ में वो यहां आ चुका था। जैसे ही उसने स्टोन लोटस आइलैंड पर कदम रखा, फैंग युआन ने रेड लोटस डेमन वेनरेबल की यादों के मंजर देखे। ये सब वो पिछली लाइफ में देख चुका था, बस वही सीन्स रिपीट हो रहे थे। लेकिन फैंग युआन फिर भी थोड़ा इमोशनल हो गया। रेड लोटस डेमन वेनरेबल सच में एक बहुत हाई यूनिक वेनरेबल था। उसके पास रैंक 9 कल्टिवेशन लेवल था, लेकिन उसने रीबर्थ के लिए स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल किया। उसने अपनी रैंक 9 वेनरेबल पोजीशन छोड़ दी। लेकिन अगर वो ऐसा नहीं करता तो वो पस्त में वापस जाकर अपनी गलतियों को सुधारने के लिए हिस्ट्री नहीं बदल पाता। इसलिए बाद में उसने फ्यूचर सेल्फ, कॉल ऑफ द एंशिएंट और सपोर्ट ऑफ द फ्यूचर जैसे किलर मूव्स बनाए। वो स्टोन लोटस आइलैंड जिसमें रेड लोटस का ट्रू इनहेरिटेंस था, उसके पास छिपने की एबिलिटीज थीं। हेवनली कोर्ट यूज आसानी से ढूंढ नहीं सकता था। उन्होंने अब तक कोई खास प्रोग्रेस नहीं की थी। पिछली लाइफ में जब वो यूज हासिल करने ही वाले द फैंग युआन ने उनके चांसेस बर्बाद कर दिए, और फंग जियोगे के पास एसिमिलेशन विंड सॉन्ग इस्तेमाल करने के अलावा कोई चारा नहीं बचा। उसने स्टोन लोटस आइलैंड को तबाह कर दिया। हेवनली कोर्ट के नजरिए से देखा जाए तो ये काफी दुख की बात थी। फैंग युआन इस स्टोन लोटस आइलैंड पर चला, जो यहां 10 लाख सालों से ज्यादा से था। लेकिन किसी वजह से जब फैंग युआन इस बार यहां पहुंचा, आइलैंड के बाहर नदी के पानी को देखते हुए उसे एक एहसास हुआ। रिवर ऑफ टाइम की शुरुआत तब हुई होगी जब इस दुनिया को बनाया गया था, और रिवर ऑफ टाइम का अंत जाहिर है तब होगा जब ये दुनिया तबाह हो जाएगी। रिवर ऑफ टाइम की वर्टिकल मूवमेंट और लंबाई इस पूरी दुनिया के अनुभव हैं।
और रिवर ऑफ टाइम की हॉरिजॉन्टल मूवमेंट और चौड़ाई इस दुनिया की हर चीज से बनती है, परिंदे, फूल, मछलियां, कीड़े, इंसान, जानवर, पौधे और बाकी सब। जाहिर है, ये दुनिया जितनी भरी पूरी होगी और जितनी चीजें एग्जिस्ट करेंगी, रिवर ऑफ टाइम उतना ही चौड़ा होगा। और ये दुनिया जितनी वीरान और बंजर होगी, जितनी कम चीजें होंगी, ये नदी उतनी ही सक्रिय होगी। फैंग युआन का टाइम पाथ अटेनमेंट लेवल क्वाजी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर का था। अभी उसके दिमाग में एक रोशनी सी चमकी और यूज रीबर्थ के बारे में बहुत कुछ समझ में आया। मेरे रीबर्थ का असली मतलब बस इतना है कि मैं स्प्रिंग ऑटम सकाडा के जरिए डाउनस्ट्रीम से एक विल को अपस्ट्रीम तक लाता हूं, जो फिर वक्त के एक खास पॉइंट पर मुझसे जुड़ जाती है। इस दुनिया की टाइम थ्योरी के हिसाब से ये दुनिया यूनिक और एब्सोल्यूट है, यहां कोई पैरेलल डायमेंशंस नहीं हैं। जब मेन रीबर्थ लेता हूं तो डाउनस्ट्रीम वैसा ही रहता है। मेरे मरने के बाद हेवनली कोर्ट ने दुनिया पर कब्जा कर लिया और चारों रीजन्स उनके सामने बीबस थे। लेकिन रीबर्थ के बाद मेन इस साफ पानी की नदी में एक स्याही की बूंद जैसा हूं। जैसे जैसे मैं घटनाओं और लोगों को बदलता जाता हूं, कुछ चीजें एग्जिस्ट करती हैं जबकि कुछ गायब हो जाती हैं। ये स्याही धीरे धीरे और ज्यादा पानी में फैलेगी और ये पूरी नदी एक अलग ही रंग में रंग जाएगी। जब ये स्याही उस पॉइंट तक पहुंचेगी जहां हेवनली कोर्ट फेटगू को रिपेयर करता है और रिफाइनमेंट पाथ कन्वेंशन रखता है, तब तक बहुत कुछ बदल चुका होगा। फ्यूचर अब वैसा नहीं रहेगा। फैंग युआन अर्थ से एक ट्रांसमाइग्रेटर था, वहां बटरफ्लाई इफेक्ट नाम का एक आइडिया था। लेकिन अब फैंग युआन समझ गया था कि इस गू वर्ल्ड में रीबर्थ के असर को समझाने के लिए इंक इफेक्ट ज्यादा आसान था। ऑफ कोर्स, मैं चीजों को आसानी से इसलिए बदल सकता हूं क्योंकि फेट गू पूरा नहीं है, और सबसे इंपॉर्टेंट क्योंकि मैं एक अदरवर्ल्डली डेमन हूं जो किस्मत से बंधा नहीं है। अगर रेड लोटस डेमन वेनरेबल पास्ट में जाता है तो उसके लिए बहुत सी चीजों को बदलना मुश्किल होगा। कई चीजों का अंजाम फिर से अपने ओरिजिनल रास्ते पर लौट आएगा। या यूं कहूं कि अदरवर्ल्डली डीमंस स्याही के बड़े धब्बे हैं, जबकि यहां के गू इमॉर्टल्स सिर्फ पानी की लहरें हैं। भले ही वो थोड़े टाइम के लिए कुछ गड़बड़ कर सकते हैं, लेकिन फेट गू के कंट्रोल में सब कुछ वापस अपने आम हालत में लौट आएगा, कोई बदलाव नहीं होगा। ये सोचते हुए फैंग युआन की रेड लोटस डेमन वेनरेबल के लिए इज्जत और बढ़ गई। इस खास शख्स ने अदरवर्ल्डली डेमन ना होते हुए भी जबरदस्ती आज की सिचुएशन पैदा कर दी थी। इसके लिए उसने जो कीमत चुकाई थी और जो कुर्बानियां दी थीं, वो सोच से भी परे थीं। स्टोन लोटस आइलैंड पर बहुत सारे टाइम पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स बचे हुए थे, जिनमें से ज्यादातर रैंक 8 इमॉर्टल मटेरियल्स थे। रेड लोटस's ट्रू मीनिंग, ये एक गू इमॉर्टल के टाइम पाथ अटेनमेंट को क्वाजी सुप्रीम ग्रैंड मास्टर अटेनमेंट लेवल तक बढ़ा सकता था। इसके अलावा स्प्रिंग ऑटम सकाडा को कोर बनाकर इस्तेमाल किए जाने वाले कई इमॉर्टल किलर मूव्स भी थे, जिनमें से एक था स्प्रिंग ऑटम सक्सेस, और एक मेथड था जो रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने खास तौर पर छोड़ा था, जिसे फ्यूचर सेल्फ कहते थे। ये एक गू इमॉर्टल को फ्यूचर में अपनी पीक रैंक 7 कंडीशन में पहुंचा सकता था। बस एक ही चीज की कमी थी, रिग्रेट गू। यह रैंक 8 इमॉर्टल गू अभी भी ड्रैगन वेल ग्रोटो हेवन में था, जिसे पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल ने ले लिया था। पिछली लाइफ में फैंग युआन ने पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल के अरेंजमेंट्स का इस्तेमाल करके पहले रिग्रेट गू हासिल किया था, फिर यूज स्टोन लोटस आइलैंड पर ट्रांसपोर्ट किया गया था। ए फ्लैट, क्योंकि यूज रिवर ऑफ टाइम में स्टोन लोटस आइलैंड की लोकेशन पता थी, वो यहां पहले ही आ गया और रेड लोटस का ट्रू इनहेरिटेंस ले लिया। ये पिछली बार से बहुत पहले था। पिछली लाइफ में फैंग युआन 3 बार रिवर ऑफ टाइम में घुसा था। पहली बार यूस्पा हेवनली कोर्ट के 4 टाइम पाथ इमॉर्टल गू हाउसेज ने हमला किया और ली हुआंग ने भी घाट लगाकर वार किया। उसने अपना इनकम्प्लीट इमॉर्टल गू हाउस खो दिया जो उसने बड़ी मेहनत से बनाया था। अपने सारे ट्रम्प कार्ड्स खोलने के बाद वो वहां से भाग निकला। दूसरी बार फैंग युआन ने पैराडाइज अर्थ इमॉर्टल वेनरेबल के मेथड से रिग्रेट गू हासिल किया और सीधे स्टोन लोटस आइलैंड पर टेलीपोर्ट हो गया रेड लोटस का ट्रू इनहेरिटेंस लेने। तीसरी बार उसने एक नया स्टोन लोटस आइलैंड ढूंढा जिसे हेवनली कोर्ट हासिल करने वाला था। बिंगसाई चुआन और बाकियों के साथ मिलकर हेवनली कोर्ट से डील करने के लिए उसने रेड लोटस ट्रू इनहेरिटेंस के लिए लड़ाई की। आखिर में फंग जिउगे ने असिमुलेशन विंडसॉन्ग का इस्तेमाल करके स्टोन लोटस आइलैंड को तबाह कर दिया। दोनों में से किसी को कुछ नहीं मिला। कुल मिलाकर फैंग युआन के रिवर ऑफ टाइम के एक्सपीरियंसेस उतार चढ़ाव से भरे थे। उसने सफलता और असफलता दोनों देखी थीं। इस बार अपनी यादों का इस्तेमाल करते हुए फैंग युआन ने पहली बार सफलता का स्वाद चखा। रिग्रेट गू यहां नहीं है, लेकिन कोई बात नहीं, अभी सबसे जरूरी चीज है हेवनली कोर्ट का लंग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला।
मेरे सारे इमॉर्टल गू को अपग्रेड और मास रिफाइन करने में अभी थोड़ा टाइम है। मुझे पहले फ्यूचर सेल्फ का इस्तेमाल कर लेना चाहिए। फैंग युआन ने यिंग वुजी और बाकियों को बाहर निकला और उन्हें स्टोन लोटस आइलैंड पर कल्टिवेट करने दिया ताकि वो फ्यूचर सेल्फ से familiar हो जाएं, बिल्कुल पिछली लाइफ की तरह। पिछली बार से अलग, फैंग युआन के सबॉर्डिनेट्स फेरी मियाओ यिन और लेडी व्हाइट रैबिट अभी भी जिंदा थे। इससे फ्यूचर सेल्फ की यूजफुलनेस काफी हद तक बढ़ गई थी। वो खुद भी फ्यूचर सेल्फ का इस्तेमाल कर सकता था। पिछली लाइफ में उसका कल्टिवेशन लेवल रैंक 8 था, इसलिए फ्यूचर सेल्फ उसके लिए बेकार था। लेकिन अब उसके पास सिर्फ रैंक 7 था, इसलिए फ्यूचर सेल्फ ऐप भी यूएस पर असर कर सकता था। रुको, शायद यही वो सही वक्त है मेरे स्टोन लोटस आइलैंड पर आने का। इस वक्त रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने डिड्यूस किया होगा कि मैं यहाँ रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल के साथ आऊंगा, इसीलिए उसने मेरी मदद के लिए फ्यूचर सेल्फ छोड़ा था। पिछली लाइफ में मुझे लगा था कि रेड लोटस ने गलत डिटेक्शन किया है, लेकिन अब लगता है कि रेड लोटस डेमन वेनरेबल ने मेरे रीबर्थ के बाद की सिचुएशन को भी ध्यान में रखा था। इसका मतलब यह रेड लोटस ट्रू इनहेरिटेंस मेरी पिछली लाइफ के सेल्फ के लिए नहीं छोड़ा गया था, बल्कि ये करंट मेरे लिए था। फैंग युआन की एड में कुछ देर तक तेज रोशनी चमकती रही। उसने यंग वुजी और बाकियों को पीछे रुकने को कहा और खुद स्टोन लोटस आइलैंड से निकल गया। एक टाइम पाथ किलर मूव का इस्तेमाल करके उसने खुद को छुपाया और तैरना जारी रखा। यूज नदी में एंटर करने का तीसरा सीन याद था। दूसरे स्टोन लोटस आइलैंड की तरफ उसके अपने प्लान्स थे। उसका गोल स्ट्रिप में डू स्टोन लोटस आइलैंड्स को एक्सप्लोर करना था। काफी वक्त गुजरने और कुछ रुकावटों का सामना करने के बाद फैंग युआन ने उन सभी जगहों को ढूंढा जहां स्टोन लोटस आइलैंड हो सकता था। लेकिन अफसोस, वो उस ढूंढ नहीं पाया। स्टोन लोटस आइलैंड्स खुद मूव कर सकते हैं। लगता है ये स्टोन लोटस आइलैंड फिक्स्ड पोजीशन में नहीं है, ये पिछले वाले से अलग है। फैंग युआन इस बार सफल ना होने पर भी निराश नहीं हुआ। ये उसकी एक्सपेक्टेशंस का ही हिस्सा था। प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन। चार सुंजी को एक छोटी सी प्रॉब्लम हो गई। एक एंशिएंट ईयर बीस्ट ने प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन पर हमला कर दिया। वो अजीब रोशनी में चमक रहा था और बिल्कुल हिला नहीं। जल्दी ही चार सुंजी के कोऑपरेशन से यह एंशिएंट ईयर बीस्ट मार दिया गया। जंग गोजी ने खुशी से चिल्लाया, जबरदस्त, हमें बहुत सारे टाइम पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स माइल हैं। हाँ, सही कहा। जॉन जंजी ने गहरी सांस ली। रिवर ऑफ टाइम सच में हम टाइम पाथ गु इमॉर्टल्स के लिए कल्टीवेशन की पवित्र जगह है, बिल्कुल वैसे ही जैसे डांग माउंटेन और लुओपियो वैली सोल पाथ गु इमॉर्टल्स के लिए हैं। शिया जंजी ने जोड़ा, सही कहा, हेवनली कोर्ट ने हमें प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन की रक्षा के लिए भेजा है। भले ही हमें डेमन फैंग युआन से बचाना है, ये हमारे लिए कल्टिवेट करने का एक बेहतरीन मौका भी है। अगर हमें और टाइम पाथ इमॉर्टल मटेरियल्स मिलते रहे तो हमारी कल्टीवेशन और भी स्मूथ हो जाएगी। शैंग जंजी मुस्कुराया, इतना ही नहीं, प्रेजेंट एंड पास्ट पवेलियन के अंदर हम अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को ऑब्जर्व कर सकते हैं। हम पस्ट और फ्यूचर के कई सीन्स देख सकते हैं। अनगिनत जीवों के असर और वक्त के साथ उनके प्रभाव को देखकर हमारी टाइम पाथ की समझ में बहुत फायदा होगा। हम अपने टाइम पाथ अटेनमेंट लेवल्स को और आसानी से बढ़ा सकते हैं। जंग गोजी ने हल्के से अपने दांत पीसे। अफसोस की बात है कि फेट गू डैमेज हो गया है और इनकम्प्लीट है। बहुत पहले, फेट गू के डैमेज होने से पहले, रिवर ऑफ टाइम के अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम को ऑब्जर्व करके टाइम पाथ के ग्रेट एक्सपर्ट्स पास्ट को देख सकते थे और फ्यूचर में झांक सकते थे। वो कई फ्यूचर इवेंट्स की सही भविष्यवाणी कर पाते थे। शिया जंजी ने लगातार सर हिलाया, सही कहा, स्टार कॉन्स्टलेशन इमॉर्टल वेनरेबल ने पस्त में ऐसा ही किया था। भले ही वो टाइम पाथ गु इमॉर्टल नहीं थीं, उनके विजडम पाथ मेथड्स कमाल के द वो टाइम पाथ की पावर को मिमिक कर सकती थीं और रिवर ऑफ टाइम की ट्रिब्यूटरी का इस्तेमाल करके कई फ्यूचर इवेंट्स डिड्यूस कर सकती थीं। उन्होंने प्रिडिक्ट किया था कि 7 लुई गी भाई बहन हिस्ट्री का पहला इमॉर्टल गु हाउस, टर्टल हाउस बनाएंगे, और इसीलिए उन्होंने स्टार कॉन्स्टलेशन चेस बोर्ड बनाया था। चार सुंजी ने टाइम पाथ के शानदार इतिहास को याद किया, फिर वो शांत हुए, आराम किया और एंशिएंट ईयर बीस्ट की लाश को प्रोसेस किया, इससे पहले कि वो रिवर ऑफ टाइम को ऑब्जर्व करना जारी रखते। उन्हें नहीं पता था कि फैंग युआन चुपके से रिवर ऑफ टाइम में घुस चुका था और एक रेड लोटस ट्रू इनहेरिटेंस हासिल करके जा भी चुका था। फैंग युआन उसी रास्ते से वापस गया, रिवर ऑफ टाइम को छोड़कर ट्रिब्यूटरी में पहुंचा और फिर नॉर्दर्न प्लेन्स में वापस आ गया। वो फॉर्मेशन से बाहर निकला और इमॉर्टल गु फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल को एक्टिवेट किया, सदर्न बॉर्डर की तरफ जाते हुए। फैंग युआन के पास इस वक्त फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल कैसे था? इमॉर्टल गु यूनिक होते हैं, फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल तो अभी भी फंग जियोगे के पास था।
वजह ये थी, फैंग युआन अभी फ्यूचर सेल्फ का इस्तेमाल कर रहा था। यह टाइम पाथ किलर मूव बहुत ही अनोखा था। इसने फैंग युआन के सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर में इंसान की शक्ल का एक फैंटम इमेज बना दिया था। वो फैंटम इमेज हवा में बैठा था। वो रिवर ऑफ टाइम के पानी के एक ढेर जैसा लग रहा था, जो कई रंगों की रोशनी में चमक रहा था। अस फैंटम इमेज का चेहरा बिल्कुल फैंग युआन जैसा था। अस फैंटम इमेज के पास भी एक सॉवरन इमॉर्टल एपर्चर था। यह इमॉर्टल एपर्चर फैंग युआन का फ्यूचर इमॉर्टल एपर्चर था, जिसके अंदर कई फैंटम गू वॉर्म्स दी, जैसे कि फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल। रीबर्थ के बाद से फैंग युआन ने अभी तक ज्यादा असर नहीं डाला था। रिवर ऑफ टाइम का डाउनस्ट्रीम अभी तक यूएस स्याही से रंगा नहीं था। इसलिए डाउनस्ट्रीम अभी भी फैंग युआन की पिछली लाइफ की घटनाओं को मेंटेन कर रहा था। फ्यूचर सेल्फ एक गू इमॉर्टल को उसकी सबसे मजबूत रैंक 7 कंडीशन में पहुंचा सकता था। पिछली लाइफ में फैंग युआन का रैंक 7 के तौर पर सबसे मजबूत पैल 5 रीजनल माउंटेन रेंज की लड़ाई से ठीक पहले था। उस वक्त तक फैंग युआन ने शियाचा और साउदर्न बॉर्डर के दूसरे पीछा करने वालों को पकड़ लिया था, और उसने सदर्न बॉर्डर के सभी सुपर फोर्सेस से रंगदारी भी वसूल कर ली थी। ताकतवर दुश्मनों का सामना करने और हेवनली कोर्ट के खिलाफ साजिश रचने के लिए, ताकि वो रिवर ऑफ टाइम में रेड लोटस का ट्रू इनहेरिटेंसेस हासिल कर सके, फैंग युआन ने शियाचा का टाइम पाथ इमॉर्टल एपर्चर अपने अंदर मिला लिया था और रैंक 8 बन गया था। उसने 5 रीजनल माउंटेन रंगे में अपने ट्रिब्यूलेशन का नाटक किया था ताकि उनके लिए एक जाल बिछा सके। शुरुआत में लंग या ब्लेस्ड लैंड की लड़ाई के दौरान फैंग युआन ने फंगजियुगे का फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल चुरा लिया था। उसके बाद उसने प्लंडर शैडो अर्थ ट्रेंच पर हमला किया और चुपके से चीकुयो के साथ काम किया। उसके बाद फैंग युआन ने ईयर्स फ्लो एग्जीक्यूशन फॉर्मेशन सेट किया ताकि सदर्न बॉर्डर के पीछा करने वालों को पकड़ सके और सुपर क्लान से रंगदारी वसूल सके। उसके बाद 5 रीजनल माउंटेन रेंज की लड़ाई हुई, और उसके बाद फैंग युआन रिवर ऑफ टाइम में घुसा। यूज स्टोन लोटस आइलैंड नहीं मिला, उल्टा हेवनली कोर्ट ने उसका शिकार किया और वो बड़ी मुश्किल से बच निकला। इसलिए फैंग युआन का फ्यूचर सेल्फ स्पेल पर फिक्स हो गया था जब वो शियाचा का इमॉर्टल एपर्चर अपने अंदर मिलाकर रैंक 8 बनने वाला था। इस वक्त उसके पास पहले से ही फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल था। फ्यूचर सेल्फ का इस्तेमाल करते हुए फैंग युआन नॉर्दर्न प्लेन्स से सदर्न बॉर्डर चला गया, लेकिन वो 5 रीजनल माउंटेन रेंज नहीं गया। 5 रीजनल ट्रू इनहेरिटेंस उसके लिए बहुत काम का था, फैंग युआन ये जानता था। अभी 5 रीजनल ट्रू इनहेरिटेंस को एक्टिवेट करना अकलमंदी नहीं थी, क्योंकि 5 रीजनल ट्रू इनहेरिटेंस से बहुत बड़ा हंगामा होता। 5 रीजनल माउंटेन रेंज को तबाह करना पड़ता, तब जाकर ताओ जू की विल जागती और उस मान्यता देती। फैंग युआन के पास अभी सिर्फ रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल था। भले ही उसकी बैटल स्ट्रेंथ बढ़ गई थी, रैंक 8 का सामना करना काफी मुश्किल था। अगर 5 रीजनल ट्रू इनहेरिटेंस को एक्टिवेट करते वक्त उसने किसी रैंक 8 या इमॉर्टल गू हाउस को अट्रैक्ट कर लिया, तो सिचुएशन अजीब हो जाती। सेफ साइड रहने के लिए फैंग युआन 5 रीजनल ट्रू इनहेरिटेंस को बाद के लिए छोड़ने वाला था। वो अभी सदर्न बॉर्डर आया था, 5 रीजनल ट्रू इनहेरिटेंस के लिए नहीं, बल्कि एक आमसी घाटी के लिए। चैप्टर 1755 वाइल्ड इमॉर्टल गू। फैंग युआन एक घाटी में पहुंचा। उसने एक गुफा ढूंढी और एक मोर्टल गू हाउस सेटअप किया, इससे पहले कि वो शांत कल्टिवेशन में बैठ जाता। यिंग वूजी और बाकी सब अभी भी स्टोन लोटस आइलैंड पर द फ्यूचर सेल्फ की प्रैक्टिस कर रहे थे। रीबर्थ की वजह से फैंग युआन ने वो स्टेप स्किप कर दिया था। फ्यूचर सेल्फ की सबसे बड़ी मदद फैंग युआन के लिए कल्टिवेशन लेवल या बैटल स्ट्रेंथ में नहीं थी, बल्कि फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल के इस्तेमाल में थी। फ्यूचर सेल्फ के साथ फैंग युआन इसका इस्तेमाल 5 रीजन्स और 2 हेवंस के बीच सफर करने के लिए कर सकता था। ऑफ कोर्स वो ड्रैगन वेल पैराडाइज जैसी जगहों में एंटर नहीं कर सकता था। इमॉर्टल गू यूनिक होते हैं। अभी असली फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल फंगजियुगे के हाथों में था, लेकिन अगर गू इमॉर्टल्स ऐसे किलर मूव्स बना सकते हैं जो दूसरे गू के इफेक्ट्स को मिमिक कर सके, तो वो ना मिलने वाले इमॉर्टल गू की जगह उनका इस्तेमाल कर सकते थे। यही गू इस्तेमाल करने की गहराई थी। फैंग युआन का टाइम पाथ क्लोन लाइट ऑफ विजडम में नहा रहा था, लगातार डिडक्शंस करते हुए। एक काम था यामा बैटलफील्ड को मॉडिफाई करना और यूएस में टाइम पाथ इमॉर्टल गू जोड़ना ताकि वो एक टाइम पाथ बैटलफील्ड का फायदा दिखा सके। पिछली लाइफ में फैंग युआन के पास बहुत कम वक्त था। उस अपना कल्टिवेशन लेवल बढ़ाना था और साथ हाई हेवनली कोर्ट से डील करना था और रेड लोटस का ट्रू इनहेरिटेंस हासिल करना था। हेवनली कोर्ट ने यूएस पर बहुत प्रेशर डाला था। फैंग युआन को उनका सामना करते हुए अपना इमॉर्टल एपर्चर भी मैनेज करना पड़ता था। इस सिचुएशन में फैंग युआन ने यामा बैटलफील्ड, लुओपो सील,
मिरियड गोस्ट स्वॉर्ड ड्रैगन और दूसरे किलर मूव्स बनाए, बस इतना ही वो कर सकता था। गू इमॉर्टल्स को आमतौर पर एक इमॉर्टल किलर मूव बनाने में 3 से 4 साल लग जाते थे। फैंग युआन के पास लाइट ऑफ विजडम थी, साथ में बेहतरीन विजडम पाथ मेथड्स और कई पाथ्स में हाई अटेनमेंट लेवल्स। इसी न्यूज़ पिछली लाइफ में किलर मूव्स के मामले में ये चमत्कार करने दिया, और अब वो इन गेंस को अपने साथ लाया था। फैंग युआन अब अपनी पिछली लाइफ के किलर मूव गेंस का फायदा उठा सकता था और उन्हें और भी बेहतर बना सकता था। ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज था। यमा बैटलफील्ड एक ऐसा बैटलफील्ड है जिसमें सोल पथ और एनस्लेवमेंट पाथ शामिल हैं। एनस्लेवमेंट पाथ लंबी लड़ाइयों में माहिर होता है। अनगिनत यमा चिल्ड्रन हैं जो मौत से नहीं डरते, वो मरने से पहले सेल्फ डेटोनेट भी कर सकते हैं, दुश्मन के रिसोर्सेस और बैटल स्ट्रेंथ को कम कर सकते हैं। सोल पाथ का फायदा मारने से ताकत हासिल करना है। एक नॉर्मल सोल पाथ बैटलफील्ड में एक दुश्मन को मारने से बैटलफील्ड की अपनी पावर बढ़ जाती है। फैंग युआन के यामा बैटलफील्ड में ये दोनों खासियतें थीं, लेकिन दूसरी वाली कमजोर थी। यमा चिल्ड्रन की कन्वर्शन स्पीड तेज नहीं थी। फैंग युआन को अक्सर ताकतवर दुश्मनों से लड़ना पड़ता था, जिससे इस फायदे का इस्तेमाल होने का चांस बहुत कम रहता था। अगर मैं इसमें टाइम पाथ इमॉर्टल गू जोड़ दूं, तो यमा बैटलफील्ड में एक टाइम पाथ बैटलफील्ड की खासियत आ जाएगी। एक टाइम पाथ बैटलफील्ड वक्त की रफ्तार बदलने में माहिर होता है। सबसे क्लासिक एग्जाम्पल है बैटलफील्ड के अंदर के वक्त को बढ़ा देना। बाहर का एक दिन अंदर एक महीने के बराबर होगा। इससे यूजर को बैटलफील्ड के अंदर दुश्मन को मारने के लिए ज्यादा वक्त मिल जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई दुश्मन एक टाइम पाथ बैटलफील्ड में फंस गया है और उसके साथियों को कुछ गड़बड़ का एहसास होता है, तो वो मदद के लिए आएंगे। साथियों को पहुंचने में 15 मिनट लगेंगे, लेकिन फॉर्मेशन के अंदर 3 दिन गुजर चुके होंगे। बैटलफील्ड का यूजर दुश्मन को मारकर निकल चुका होगा जब तक वो पहुंचेंगे। पिछली लाइफ में भले हाई फैंग युआन ने फंग जियोगे को यामा बैटलफील्ड में फंसाया था और उसका फिक्स्ड इमॉर्टल ट्रैवल तक चुरा लिया था, वो यूज मार नहीं पाया था। वजह यह थी कि फंग जियोगे के पास वक्त खरीदने के लिए फेट आर्मर इमॉर्टल गू था, जिससे फेरी जीवे को यामा बैटलफील्ड को डिड्यूस करके तोड़ने के लिए काफी वक्त मिल गया। अगर फैंग युआन के यामा बैटलफील्ड में टाइम पथ की पावर होती, तो वो बैटलफील्ड का टाइम 3 दिन और रात तक बढ़ा सकता था। भले हाई फेरी जीवे यूज आखिर में तोड़ ही लेती, उस सिर्फ फंग जियोगे की लाश हाई मिलती। फैंग युआन ने यामा बैटलफील्ड को मॉडिफाई किया। यूज रिजल्ट्स का काफी इंतजार था, खासकर जब उसके पास क्वाजी सुप्रीम टाइम पाथ अटेनमेंट लेवल था, तो टाइम पाथ इमॉर्टल गू जोड़ना मुश्किल नहीं था। उसने कई पाथ्स कल्टिवेट किए थे, और जैसे जैसे वो ताकतवर होता जा रहा था, ये और भी काम आ रहे थे। किलर मूव मिरियड गोस्ट स्वॉर्ड ड्रैगन इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल था। कॉम्पाउंड किलर मूव्स के खिलाफ जो कई पाथ्स को मिलाकर बनते द गू इमॉर्टल्स जो सिर्फ एक हाई पाथ कल्टिवेट करते द उन्हें डिड्यूस करना या उनसे बचना आसान नहीं था। फैंग युआन इस बेनाम घाटी में 4 दिन और 5 रातों तक रुका। आखिरकार उस अपना मौका मिल गया। रंबल। दिन के वक्त जमीन हिली, एक दरार पद गई, घाटी धंस गई, धूल के बादल उठे, फैंग युआन को आसमान में उड़ना पड़ा। जमीन पर दरारें और बड़ी होती गईं, घाटी पूरी तरह से निगल ली गई और फैंग युआन की ईंट के सामने एक विशाल अर्थ ट्रेंच बन गया। पांचों रीजन्स की दीवारें धीरे धीरे सिकुड़ रही थीं। पांचों रीजन्स की अर्थ वेन्स आहिस्ता आहिस्ता एक हो रही थीं। जब अर्थ वेन्स हिली, तो कई अर्थ ट्रेंचेस बने। सदर्न बॉर्डर में सबसे घने अर्थ पाथ डाउ मार्क्स द, इसलिए अर्थ ट्रेंचेस का बनना भी बेहद तेजी से हो रहा था। फैंग युआन ने सब्र से इंतजार किया। वो अर्थ ट्रेंच के आराम से बनने के बाद ही नीचे उतरा और उसने खोजना शुरू किया। एक नया बना अर्थ ट्रेंच बहुत सारे गू मटेरियल्स पैदा करता था। जमीन से जीव जंतु भी बाहर निकल आए थे। ऑफकोर्स ज्यादातर लाशाएं थीं। जैसे जैसे फैंग युआन ने एक्सप्लोर किया, उस और भी कीमती चीजें मिली। थोड़ी देर बाद उसने पहली डेसोलेट बीस्ट की लाश देखी। एक डेसोलेट बीस्ट की लाश रैंक 6 इमॉर्टल मटेरियल्स का एक ढेर थी। भले हाई वो डैमेज थी, ये तो सीधा मुफ्त का माल था। फैंग युआन ने डेसोलेट बीस्ट की लाश आसानी से उठा ली। जिससे वो खुश हुआ वो ये था कि इस डेसोलेट बीस्ट की लाश में अभी भी एक सोल थी। इस डेसोलेट बीस्ट सोल को एक यामा चाइल्ड में बदला जा सकता था। फैंग युआन ने अपना इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव इस्तेमाल किया और ढूंढता रहा। उसके गेंस बढ़ते जा रहे थे, लेकिन वो सिर्फ आसानी से जमा की जाने वाली चीजें थीं। जब उसका सामना हल्के जख्मी एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट से हुआ, फैंग युआन उनसे बचकर निकल गया। मैंने अभी तक उस ढूंढा क्यों नहीं? क्या अफवाहें झूठी थीं? अगर लुओ क्लैन ने जानबूझकर झूठी खबर फैलाई, तो यह ट्रिप बेकार जाएगा। 1 और 15 मिनट बाद फैंग युआन बेचैन होने लगा।
यह अर्थ फ्रेंच सदर्न बॉर्डर के लुओ क्लैन के इलाके में था। जैसे जैसे वक्त गुजरेगा, लुओ क्लैन के गू इमोर्टल्स शायद यहां पहुंच जाएंगे और वो अपने साथ अपना इमोर्टल गू हाउस भी ला सकते हैं। आखिर हर नया अर्थ ट्रेंच बहुत बड़े फायदे का मतलब था। लुओ क्लैन को इसके लिए सावधान रहना ही पड़ता। भले हाईफैंग युआन डरता नहीं था, वो झंझट नहीं चाहता था। वो बस अपने मकसद पूरे करके निकलना चाहता था। दोपहर तक फैंग युआन को अपना टारगेट नहीं मिला, लेकिन उसके गेंस का एक ढेर लग गया था। ये सच में यहां नहीं है? क्या मैंने कुछ मिस कर दिया, या मेरी किस्मत इतनी खराब है कि इस ट्रिप पर असर पड़ गया? जब फैंग युआन खुद पर शक कर ही रहा था, उसकी एड़ी एक अजीब सी रोशनी से चमकने लगी। कुछ मिला। उसने ध्यान से पास जाकर एक एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट डायमंड हेड टर्टल को देखा। ये कछुआ एक नाव जितना बड़ा था, पूरी तरह से चमकीला पीला था, लेकिन उसके ऊपर एक सपाट शेल था। सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली चीज उसका सर था, जिसका एक विशाल सर था जो एक ड्रिल जैसा दिखता था। उसकी नोकली चोंच बाहर की तरफ एक नेचुरल स्पाइरल के साथ निकली हुई थी। उसका आधा सर पारदर्शी था, जैसे एक लो ग्रेड हीरा हो। डायमंड हेड टर्टल गहरे समुद्र में रहता था। वो पानी में बहुत तेजी से तैर सकता था। ये जमीन में भी चल सकता था, लेकिन जब वो ऐसा करता तो उसका सर घूमता और ड्रिल करता, अपने आगे की मिट्टी को ढीला करते हुए। लेकिन अपने बड़े शेल की वजह से वो मिट्टी में पानी से कहीं ज्यादा धीरे चलता था। फैंग युआन इस डायमंड हेड टर्टल के ऊपर तैर रहा था और उसने कई इन्वेस्टिगेटिव किलर मूव्स इस्तेमाल किए। फैंग युआन के इन्वेस्टिगेटिव मेथड्स कुछ खास नहीं थे, लेकिन डायमंड हेड टर्टल के खिलाफ वो काफी थे। जल्दी ही फैंग युआन के चेहरे पर खुशी साफ दिखने लगी। उसने डायमंड हेड टर्टल पर एक वाइल्ड इमोर्टल गू ढूंढ लिया था। यही है, यह वाइल्ड इमोर्टल गू इस ट्रिप के लिए फैंग युआन का टारगेट था। फैंग युआन ने तुरंत एक्शन लिया, यमा बैटलफील्ड इस्तेमाल करते हुए। जैसे हाईफैंग युआन ने हरकत की, उसका ऑरा लीक हो गया और वो एक्सपोज हो गया। डायमंड हेड टर्टल सिर्फ एक जंगली जानवर था जिसके पास ज्यादा अकाल नहीं थी, लेकिन उसकी इंस्टिंक्ट्स तेज थीं। उसने फैंग युआन पर गुर्राया और फिर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन फैंग युआन ने पहले ही कई यमा चिल्ड्रन को यूज घेरने के लिए लगा दिया था। यमा चिल्ड्रन और डायमंड हेड टर्टल के बीच एक बड़ी लड़ाई हुई, लेकिन क्योंकि यूजर्स वाइल्ड इमोर्टल गू को नुकसान पहुंचाने से डर था, फैंग युआन काफी संभाल कर काम कर रहा था। थोड़ी ही देर में दो यमा चिल्ड्रन को डायमंड हेड टर्टल ने भेद दिया और एक का सर काट दिया। भले हाई यमा चिल्ड्रन मर गए, उन्होंने सेल्फ डेटोनेट नहीं किया। भले ही उन्हें भारी नुकसान उठाना पड़ा, डायमंड हेड टर्टल को परेशान करने का मकसद पूरा हो गया था। यमा चिल्ड्रन की मदद से फैंग युआन ने यामा बैटलफील्ड एक्टिवेट किया और डायमंड हेड टर्टल को फंसा लिया। इस पॉइंट पर फैंग युआन ने राहत की सांस ली। उसने अपने दिमाग को थोड़ा रिलैक्स किया। यमा बैटलफील्ड आखिरकार एक्टिवेट हो गया। इसे बाहरी दुनिया में डिटेक्ट करना मुश्किल था। भले हाई लुओ क्लैन के गू इमोर्टल्स यहां आ जाते, इस बैटलफील्ड को ढूंढ पाने का चांस बहुत कम था। और डायमंड हेड टर्टल अब यामा बैटलफील्ड में फंसकर बिल्कुल लाचार था। ज्यादातर रैंक 7 गू इमोर्टल्स भी अगर अंदर फंस जाते तो बच नहीं पाते। ये तो बस एक मामूली एंशिएंट डेसोलेट बीस्ट था। फैंग युआन ना तो बेचैन था ना ही घमंडी। उसने सेफ खेला। इमोर्टल एसेंस बचाने के लिए उसने ग्रेट थीफ गोस्ट हैंड का इस्तेमाल भी नहीं किया। उसकी करंट लक ऑप्टिमल नहीं थी। शायद इस मूव से वो सिर्फ बहुत सारे मोर्टल गू ही चुरा पाता। आखिर में यमा चिल्ड्रन की मदद से फैंग युआन ने इस डायमंड हेड टर्टल को उसकी लिमिट तक कमजोर कर दिया और उस जिंदा पकड़ लिया। उसका वाइल्ड रैंक 7 इमोर्टल गू भी फैंग युआन ने हासिल कर लिया। बहुत बढ़िया। इसके साथ मेन फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल को काउंटर कर पाऊंगा। फैंग युआन बहुत खुश था। जैसे ही उसने डायमंड हेड टर्टल और वाइल्ड इमोर्टल गू को अपने इमोर्टल एपर्चर में स्टोर किया, उसने यामा बैटलफील्ड को हटा दिया। अर्थ ट्रेंच में वापस जाने पर लुओ क्लैन के गू इमोर्टल्स पहले ही आ चुके थे। वो गुस्से से चिल्ला रहे थे। उन्हें साफ पता चल गया था कि फैंग युआन उनसे पहले आ चुका था। निशानों को देखकर लुओ क्लैन के गू इमोर्टल्स को दुख हो रहा था। बहुत सारे इमोर्टल मटेरियल्स पहले ही ले जा चुके थे। लुओ क्लैन का नुकसान बहुत बड़ा था। फैंग युआन ने लुओ क्लैन के इमोर्टल गू हाउस पर एक नजर डाली, फिर अपने निशान छुपाकर चुपचाप निकल गया। एक खास दूरी तक जाने के बाद फैंग युआन ने फ्यूचर सेल्फ का इस्तेमाल करके सदर्न बॉर्डर से लंग या ब्लेस्ड लैंड वापस चला गया। फैंग युआन के अचानक आने से लंग या लैंड स्पिरिट बेहद हैरान हो गया। वो फैंग युआन की तरफ बढ़ा और हैरानी और खुशी से बोला, फैंग युआन, तुमने उनसे फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल छीन लिया? अगर उनके पास फिक्स्ड इमोर्टल ट्रैवल नहीं होता
तो हेवनली कोर्ट के लिए लंग या ब्लेस्ड लैंड पर हमला करना बहुत मुश्किल हो जाता। लेकिन फैंग युआन ने अपना सर हिलाया। ये सिर्फ एक किलर मूव है। क्या तुम सब मिरियड सेल्फ को रिफाइन करने के लिए तैयार हो? लैंग या लैंड स्पिरिट फैंग युआन के जवाब से बहुत निराश हुआ, लेकिन उसने फिर भी जवाब दिया, हम लगभग तैयार हैं। हेरी मेन दिन रात प्रैक्टिस कर रहे हैं, बाकी गू मटीरियल्स तैयार हैं, लेकिन तुम्हारे 8 मेन मटीरियल्स की जरूरत है। क्या तुमने उन सबको जमा कर लिया है? फैंग युआन ने सर हिलाया। मेरे पास सिर्फ 3 हैं, लेकिन कोई जल्दी नहीं है, हमारे पास अभी भी वक्त है। लैंग या लैंड स्पिरिट बेचैन था। एल्डर फैंग युआन, ये सही एटीट्यूड नहीं है। हेवनली कोर्ट किसी भी पाल हमला कर सकता है, हम पहले से ही कमजोर स्थिति में हैं। अगर हम इतनी लापरवाही से काम करेंगे तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाएंगे। समझ गया। फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, चिंता मत करो, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूं। चैप्टर 1756 यू स्टिल डोंट गेट इट? फैंग युआन वक्त का हिसाब रख रहा था। उसके पास अभी भी बहुत वक्त था। भले ही वो मेंग तू और स्लीपिंग लेडी को मार चुका था, यहां तक कि रिवर ऑफ टाइम में जाकर रेड लोटस का ट्रू इनहेरिटेंस भी ले आया था, और साउदर्न बॉर्डर से वो वाइल्ड इमॉर्टल गू भी ले लिया था। ये सब करने के बाद भी उसके पास अभी भी कुछ दिन थे जब तक जांग जी पिछली लाइफ की तरह फ्लोटिंग लाइफ फायर बेचना शुरू करता। ये मेनली इसलिए है क्योंकि मैंने पिछली लाइफ में यामा चाइल्ड और एम्परर यामा जैसे किलर मूव्स को डिड्यूस करने में कई महीने लगाए थे। लेकिन अब मैंने सीधे एक्शन लिया, मैंने बहुत सारा वक्त और मेहनत बचाई। अगले कुछ दिनों तक फैंग युआन खाली नहीं बैठा। फ्यूचर सेल्फ का इस्तेमाल करते हुए वो लंग या ब्लेस्ड लैंड से 5 रीजन्स में घूमता रहा। वो सबसे ज्यादा सदर्न बॉर्डर गया। फैंग युआन जानबूझकर उन जगहों पर गया जहां अर्थ ट्रेंचेस बन रहे थे। पिछली लाइफ में 5 रीजन्स में अर्थ वेन्स के मिलने से जो हंगामा हुआ था, उसने पूरी दुनिया में कई अर्थ ट्रेंचेस बना दिए थे, और ये वक्त के साथ और भी तेज होता जा रहा था। आखिरी लड़ाई में जब फैंग युआन ड्यूक लॉन्ग के हाथों मारा, 5 रीजनल वॉल्स गायब हो चुके थे, अर्थ वेन्स एक हो चुके थे, और नतीजे में अर्थ ट्रेंचेस बनना बैंड हो गए थे। अगले कुछ दिनों में फैंग युआन के गेन्स बेहद ज्यादा थे। इमॉर्टल मटेरियल्स का एक पहाड़ बन गया। उसने 3 वाइल्ड रैंक 6 इमॉर्टल गू भी हासिल किए। फैंग युआन की लक पिछली लाइफ से खराब थी, लेकिन बड़े गेन्स करना मुश्किल नहीं था। उसके पास साफ साफ इंफॉर्मेशन थी। अर्थ ट्रेंचेस हेवंस विल से बनते थे, कोई भी गू इमॉर्टल उनका अंदाजा नहीं लगा सकता था। हर अर्थ ट्रेंच 10 या 100,000 ली लंबा होता था, बेहद गहरा और एक्सप्लोर करना मुश्किल। सुपर फोर्सेस को भी अर्थ ट्रेंचेस को एक्सप्लोर करने और कम वक्त में सबसे कीमती रिसोर्सेज निकालने में भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता। लेकिन फैंग युआन को पता था कि कौन सी जगहों पर सबसे अच्छे रिसोर्सेस हैं, वो सीधे उनके पास गया। ये सब इस इंफॉर्मेशन की बदौलत था जो उसने अपनी पिछली लाइफ के दौरान जमा की थी। अर्थ ट्रेंचेस के बनने का कोई पैटर्न नहीं था, इसलिए ज्यादातर गू इमॉर्टल्स इस इंफॉर्मेशन में कोई वैल्यू नहीं देखते थे। लेकिन फैंग युआन, जो स्प्रिंग ऑटम सकाडा का इस्तेमाल कर सकता था, अलग था। पिछली लाइफ में मेन अर्थ ट्रेंचेस को एक्सप्लोर नहीं कर पाया, सिर्फ अपनी ताकत के दम पर मेन सुपर फोर्सेस से मुकाबला नहीं कर सकता था। और सबसे इंपॉर्टेंट, हेवनली कोर्ट ने मुझ पर जबरदस्त प्रेशर डाला हुआ था। मुझे उनका सामना करना था और रेड लोटस के ट्रू इनहेरिटेंसेस हासिल करने के तरीके भी ढूंढने थे। मेरे पास अर्थ ट्रेंचेस के बारे में सोचने का ना तो वक्त था ना हाई एनर्जी। और अब लगता है यह अर्थ ट्रेंचेस सच में बहुत कीमती हैं, ये किसी का भी लालच जागा सकते हैं। और ये तो बस अभी की सिचुएशन है। अगले कुछ सालों में अर्थ ट्रेंचेस और अर्थ वेन्स और भी बड़े हंगामे खड़े करेंगे, और भी ज्यादा रिसोर्सेज सामने आएंगे। रिसोर्सेज की इस बारिश से गू इमॉर्टल्स की ताकत बढ़ेगी, और बैटल स्ट्रेंथ बढ़ने से गू इमॉर्टल्स की एम्बिशंस और भी बढ़ जाएंगी। मेरी पिछली लाइफ में 4 रीजन्स के गू इमॉर्टल्स ने हेवनली कोर्ट पर हमला किया था। इन अर्थ ट्रेंच रिसोर्सेज ने एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाया था। मेरी पिछली लाइफ के 500 सालों में 5 रीजन्स की केओटिक वॉर की वजह मेनली अर्थ ट्रेंच रिसोर्सेज और ड्रीम रेल्म्स के जरिए अटेनमेंट लेवल का बढ़ना हाई था। अपने खाली वक्त में फैंग युआन सिचुएशन को एनालाइज करता और अपने हालत को देखता, अपने पोस्ट रीबर्थ प्लान्स को बेहतर बनाता रहता। ये रीबर्थ पिछले कई बार से बहुत अलग था। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि उसकी ताकत और प्रभाव अब बहुत ज्यादा था। ये उसके पिछले किसी भी रीबर्थ से कहीं आगे था। उसकी ताकत और प्रभाव के साथ उसके रीबर्थ का इंक इफेक्ट और भी ज्यादा अहम हो गया था। फैंग युआन अपने प्लान्स को अंजाम देने के लिए काम कर रहा था और साथ ही किसी भी पॉसिबल प्रॉब्लम के लिए खुद को तैयार कर रहा था। और जैसा सोचा था, एक प्रॉब्लम वाक़ई हो गई। और ये एक बड़ी प्रॉब्लम थी। कुछ दिनों बाद
फैंग युआन ने ट्रेजर येलो हेवन को ऑब्जर्व किया और उस जांग जी का कोई निशान नहीं मिला। पिछली लाइफ में वो इस वक्त तक फ्लोटिंग लाइफ फायर बेच रहा था। फैंग युआन ने जल्दी से जांच की, लेकिन किस्मत से जांग जी की इंफॉर्मेशन हासिल करना मुश्किल नहीं था। ब्लैक हेवन टेम्पल का गु इमॉर्टल जांग जी एक कंपटीशन में इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के ओल्ड लॉर्ड कन्यांग से हार गया, इसलिए जब वो एक एक्सप्लोरेशन पर गए और उन्हें चांस से फ्लोटिंग लाइफ फायर मिला तो वो ओल्ड लॉर्ड कन्यांग के हाथों में चला गया। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट और ब्लैक हेवन टेम्पल सेंट्रल कॉन्टिनेंट के 10 महान एंशिएंट सेक्ट्स का हिस्सा थे। ताकत के मामले में इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ब्लैक हेवन टेम्पल से कमजोर था, लेकिन गु इमॉर्टल बैटल स्ट्रेंथ के मामले में ओल्ड लॉर्ड कन्यांग जांग जी से ज्यादा ताकतवर था। ब्लैक हेवन टेम्पल के जांग जी का रैंक 7 कल्टिवेशन लेवल था, लेकिन वो बहुत आम था। जबकि ओल्ड लॉर्ड कन्यांग बहुत मशहूर था, उसका सिग्नेचर किलर मूव लाइफ चेसिंग फायर ज्यादातर गु इमॉर्टल्स के लिए सरदर्द था। सालों पहले वो फंग ज्यूगे के ग्रुप के हिस्से के तौर पर नॉर्दर्न प्लेन्स भी गया था 88 ट्रू यांग बिल्डिंग के गिरने की जांच करने के लिए। जांग जी के ओल्ड लॉर्ड कन्यांग से हारने की खबर जल्दी ही फैल गई। फैंग युआन को अंदाजा लगाने की जरूरत नहीं थी कि ये इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का काम था। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट ब्लैक हेवन टेम्पल से कमजोर था, उन्हें अपनी रेप्यूटेशन बढ़ाने के हर मौके की कदर करनी थी। ये जीत पब्लिसिटी के लिए एक बेहतरीन मौका था। ओल्ड लॉर्ड कन्यांग की जीत हैरान करने वाली नहीं थी। जो चीज यूज इंटरेस्टिंग लगी वो ये थी कि ओल्ड लॉर्ड कन्यांग वहां आया ही क्यों। पिछली लाइफ में ओल्ड लॉर्ड कन्यांग वहां नहीं आया था। जांग जी ने फ्लोटिंग लाइफ फायर बिना किसी झंझट के हासिल कर लिया था। ये ठीक नहीं है। जांग जी से अलग ओल्ड लॉर्ड कन्यांग एक फायर पाथ गु इमॉर्टल है। फ्लोटिंग लाइफ फायर उसके लिए काम का है। अगर बेकार भी हुआ तो ओल्ड लॉर्ड कन्यांग इसे इमॉर्टल क्रेन सेक्ट को कंट्रीब्यूट कर सकता है। वो जांग जी से अलग है, उसकी ताकत और स्टेटस ज्यादा है। अगर वो इसे सेक्ट को देता है तो वो यूज इनाम देंगे। ओल्ड लॉर्ड कन्यांग के गेन्स कम नहीं होंगे। फैंग युआन को थोड़ा सर दर्द महसूस हुआ। यूज एबिस फ्लोटिंग लाइफ फायर को दूसरे सोर्सेस से हासिल करने के लिए दूसरे प्लान्स बनाने पड़ेंगे। लेकिन तभी ओल्ड लॉर्ड कन्यांग ने ट्रेजर येलो हेवन में फ्लोटिंग लाइफ फायर को पब्लिकली बेचना शुरू कर दिया। फैंग युआन थोड़ा हैरान हुआ, फिर यूज ओल्ड लॉर्ड कन्यांग के इरादे समझ आ गए, या यून कहूं इमॉर्टल क्रेन सेक्ट के इरादे। इमॉर्टल क्रेन सेक्ट इसे एक इंपॉर्टेंट मौका मान रहा था। वो खबर फैलाना चाहते थे और अपनी रेप्यूटेशन बढ़ाना चाहते थे। ओल्ड लॉर्ड कन्यांग का फ्लोटिंग लाइफ फायर बेचना बिल्कुल वैसा ही था जैसे फैंग युआन ने थंडर गोस्ट ट्रू मोना की 3 पसलियां बेची थीं। ये समझने के बाद फैंग युआन फ्लोटिंग लाइफ फायर के खरीद आयरन में से एक बन गया। फ्लोटिंग लाइफ फायर एक रेयर इमॉर्टल मटेरियल था, उसकी कीमत ज्यादा थी लेकिन बेहिसाब नहीं। पिछली लाइफ में जांग जी को उसकी कीमत नहीं पता थी, फैंग युआन को वो सस्ते में मिल गया था। लेकिन इस बार यह ओल्ड लॉर्ड कन्यांग था जो फायर पाथ कल्टिवेट करता था। यूज फ्लोटिंग लाइफ फायर की कीमत पता थी, उसने जाहिर है इसे अलग दाम पर बेचा। लगता है मुझे ये फ्लोटिंग लाइफ फायर हासिल करने के लिए ज्यादा कीमत चुकानी पड़ेगी। फैंग युआन मेंटली तैयार था, लेकिन आगे का कंपटीशन फिर से उसकी एक्सपेक्टेशन से परे था। फ्लोटिंग लाइफ फायर के पीछे पड़े खरीदार बहुत इंटरेस्टेड लग रहे थे। उन्होंने मुकाबला किया और फ्लोटिंग लाइफ फायर की कीमत को एक अजीब हाई लेवल तक बढ़ा दिया। फ्लोटिंग लाइफ फायर की कीमत बहुत ज्यादा थी, लेकिन मुकाबला करने वाले गु इमॉर्टल्स का इंटरेस्ट कम नहीं हुआ। उन्होंने एक बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और उनकी जुबानी बहस जल्द ही इज्जत और शान का मामला बन गई। फैंग युआन को एहसास हुआ कि ये इमॉर्टल क्रेन सेक्ट का शो था। उन्होंने जानबूझकर अपने ही लोगों से कीमत को बेहिसाब बढ़ा दिया था। खरीदार और बेचने वाले सब उनके सेक्ट के हायदर, वो बस ट्रेजर येलो हेवन में थोड़ी फीस देकर बहुत सारी पब्लिसिटी हासिल कर रहे थे। यह सिंपल था, फ्लोटिंग लाइफ फायर की कीमत जितनी ज्यादा होगी उतना ही हंगामा और चर्चा होगी। जब लोग फ्लोटिंग लाइफ फायर के बारे में बात करेंगे, क्या वो ओल्ड लॉर्ड कन्यांग को इग्नोर कर सकते हैं? उससे इमॉर्टल क्रेन सेक्ट भी शामिल होगा और ज्यादा से ज्यादा गु इमॉर्टल्स को एहसास होगा कि इमॉर्टल क्रेन सेक्ट अभी भी 10 महान एंशिएंट सेक्ट्स का हिस्सा है। उनकी नींव बहुत गहरी है। भले ही वो अब कमजोर लग रहे हों, हो सकता है वो बस लो प्रोफाइल रह रहे हों। ये सोचते हुए फैंग युआन कड़वाहट से मुस्कुराया। फ्लोटिंग लाइफ फायर उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, भले ही कीमत कितनी भी ज्यादा हो, उस इसे खरीदना ही था। आखिर दूसरे प्लान्स भरोसेमंद नहीं थे, वक्त अभी बहुत कीमती था। अगर उसने ज्यादा वक्त बर्बाद किया तो फैंग युआन का पूरा पोस्ट रीबर्थ प्लान चौपट हो जाएगा। फ्लोटिंग लाइफ फायर मिलने के बाद फैंग युआन ने बाकी के मेन मटेरियल्स लैंग या लैंड स्पिरिट को दे दिए।
लैंग या लैंड स्पिरिट ने उन्हें देखा और चेक किया कि इमॉर्टल मटेरियल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर उसने फैंग युआन और हेरी मैन गू इमॉर्टल्स के साथ मिलकर रिफाइनमेंट पाथ किलर मूव्स का इस्तेमाल किया ताकि वो इन इमॉर्टल मटेरियल्स से familiar हो सकें। डिनर की तैयारी के बाद लंग या लैंड स्पिरिट ने देखा कि वक्त सही है। वो फैंग युआन और हेरी मैन गू इमॉर्टल्स को लॉन्ग हेयर रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन में ले गया। क्या जबरदस्त रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन है, फैंग युआन ने तारीफ करते हुए कहा। लैंग या लैंड स्पिरिट मुस्कुराया, उसके चेहरे पर खुशी साफ झलक रही थी, उसकी ये भी बड़े कॉन्फिडेंस से चमक रही थी। फॉर्मेशन और इमोर्टल गू रेसिपी दोनों टॉप नॉच हैं। एल्डर फैंग युआन, यह मिरियड सेल्फ इमोर्टल गू रेसिपी जो तुमने दी है बहुत कमाल की है। इसे काफी देर तक देखने के बाद मैं आखिरकार इसकी आधी गहराई समझ पाया हूं। मेरे अनुमान के मुताबिक इस मिरियड सेल्फ इमोर्टल गू रेसिपी का इस्तेमाल करके सफलता का 40% चांस है। फैंग युआन जोर से हंसा। हाँ, बिल्कुल सही, इसीलिए मैं इस गू को रिफाइन करना चाहता था ताकि अपनी बैटल स्ट्रेंथ बढ़ा सकूं और हेवनली कोड से निपट सकूं। ठीक है, बातें बहुत हो गईं, चलो गू रिफाइनमेंट फॉर्मेशन में चलते हैं। इस पॉइंट पर लंग या लैंड स्पिरिट ने तेवर चढ़ाए। एल्डर फैंग युआन, तुम्हारे पास रिफाइनमेंट पाथ का एक्सपीरियंस नहीं है, क्या तुम सच में खुद गू रिफाइन करोगे? फैंग युआन ने सर हिलाया। ये गू रिफाइनमेंट बेहद इंपॉर्टेंट है, खासकर मेरे लिए। मुझे इसमें हिस्सा लेना ही होगा, भले हाई रिफाइनमेंट फेल हो जाए, मैं दुखी नहीं होऊंगा। चिंता मत करो फर्स्ट सुप्रीम एल्डर, मैं सिर्फ मदद कर रहा हूं, मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करूंगा। आखिर मैं अपनी हद जानता हूं। ठीक है, जब तुम इतना जोर दे रहे हो तो वही करेंगे। लैंग या लैंड स्पिरिट ने ठंडी सांस भरी, फॉर्मेशन में मेन इंचार्ज के तौर पर एंटर करते हुए। उसके पीछे थर्ड हेयर, फोर्थ हेयर, सिक्स्थ हेयर, सेवंथ हेयर और बाकी गू इमॉर्टल्स आए और आखिर में फैंग युआन। फैंग युआन आखिरी फॉर्मेशन कोर पर सबसे पीछे खड़ा हो गया। फॉर्मेशन एक्टिवेट होना शुरू हुआ। हर तरफ रोशनी चमक रही थी, हर तरह के रिफाइनमेंट पाथ मेथड्स एक्टिवेट हो रहे थे। प्रोसेस बिल्कुल स्मूथ और आसान था। फ्लोटिंग लाइफ फायर और एजगू को पहले रिफाइन किया गया, उसके बाद बैटलफील्ड ब्लड सैंड, हार्ट ब्लड और दूसरे मेन मटेरियल्स। इस दौरान फैंग युआन ने कई बार एक्शन लिया, लेकिन वो सब छोटे मोटे काम थे, बिल्कुल वैसा ही जैसा उसने लंग या लैंड स्पिरिट को आश्वासन दिया था। कई दिनों बाद लंग या लैंड स्पिरिट और हेरी मैन गू इमॉर्टल्स के चेहरों पर खुशी के भाव आ गए। इमॉर्टल गू बनने लगा था। वो सफलता से बस कुछ ही कदम दूर थे। अचानक एक रोशनी फटी और धूल के बादल उठे, एक बदबू हवा में फैल गई जब गू रिफाइनमेंट में एक समस्या आ गई। ये कैसे हो गया? लैंग या लैंड स्पिरिट और बाकी सब बहुत हैरान थे। उन्होंने जल्दी से सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। वहां काफी अफरा तफरी मच गई। जब वो फेल होने ही वाले थे और लंग या लैंड स्पिरिट बेबस हो गया, फैंग युआन ने एक टेम्पररी गू फॉर्मेशन बनाने का सुझाव दिया ताकि रिफाइनमेंट पाथ फॉर्मेशन की मदद हो सके और यहाँ की सारी इम्प्योरिटीज दूर हो सकें। कोई चारा नहीं था, लंग या लैंड स्पिरिट को ट्राई करना ही पड़ा। उसने फैंग युआन का सुझाव मान लिया। जैसे ही फॉर्मेशन के अंदर फॉर्मेशन बनाया गया, फैंग युआन ने कहा, प्लीज फॉर्मेशन में एंटर कीजिए फर्स्ट सुप्रीम एल्डर। लैंग या लैंड स्पिरिट को कोई शक नहीं हुआ, इस सिचुएशन में वही एक अकेले थे जो ये कर सकते थे। लेकिन जैसे ही वो फॉर्मेशन में घुसे, उन्हें तुरंत सप्रेस कर दिया गया। फैंग युआन, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? लैंग या लैंड स्पिरिट गुस्से और हैरानी से चिल्लाया। लंग या लैंड स्पिरिट, इस मोड़ पर आकर भी तुम्हें अभी तक समझ नहीं आया? फैंग युआन हल्के से मुस्कुराया। चैप्टर एंड।